ठीक है, 11th स्टैंडर्ड से कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो कंडक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? समथिंग विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और थोड़े नहीं, लार्ज नंबर। ठीक है, तो ऐसा क्या है हमारे अराउंड इजीली अवेलेबल जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जो इजीली कैरी भी किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह? तो मेटल्स। मेटल्स जो है वो, उनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी भी होते हैं। इसलिए हम लोग मेटल्स को मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करते हैं जहां पे भी हमें कंडक्टर की जरूरत है। ठीक है, तो अब वैसे ही मैंने एक कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर मैंने कंसिडर किया। सपोज एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है ये, और मुझे इस वायर का मुझे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मुझे समझना है। ठीक है, वायर में क्या है, बेसिकली कंडक्टर बनता कैसे है, दिखता कैसे है। तो सपोज ये एक वायर है, छोटा सा होता तो पतला सही है, बट मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया सो आपको समझा पाऊँ कि उसके अंदर क्या होता है। तो वायर के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, मतलब मेनली 3 आपको अलग अलग चीजें दिखती है। एक होता है आयन, एक होते हैं एटम्स, और दूसरे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप पिछले चैप्टर से ही जानते हो कि सपोज एक मान लो मेटल्स के जो एटम होते हैं, उन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके न्यूक्लियस के साथ इतने ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते। अब ये मत पूछते बैठो क्यों नहीं होते, बिकॉज इसका रीजन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, रीजन बहुत सारे हैं, उसमें से सिंपलेस्ट रीजन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से काफी दूर है। तो न्यूक्लियस से काफी दूर है तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। ठीक है, लूजली बाउंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी भी हीट में फ्री हो जाता है। तो इसलिए आपको कंडक्टर में बहुत सारे क्या दिखते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। और जिन एटम से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, उन एटम में प्रोटॉन अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे। जैसे क्लासरूम में लेट्स से 20 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, और एक बॉय उठ के जहाँ से चला गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। ऐसा नहीं कि एक गर्ल एक्स्ट्रा आई है, बट वो एक बॉय कम हो गया है। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन एटम में से फ्री हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो एटम के अंदर नेचुरली अपने आप कौन ज्यादा हो जाएंगे? प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो फिर अपने आप अंदर प्रोटॉन ज्यादा हुए तो प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? तो अब उस एटम को हम लोग एटम नहीं बोल सकते, क्योंकि एटम बोलना है तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। बट अगर उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हुए तो वो एटम नहीं रहा, अभी वो आयन बन गया। तो अब आप लोग इसको आयन बोलोगे, पॉजिटिव आयन। ठीक है, बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटीरियर में, कुछ ऐसे एटम होते हैं जो उस सब्सटेंस के बहुत ज्यादा इंटीरियर में है, तो उसके इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री नहीं हुए, तो फिर वो एटम जो है वो अभी भी आयन नहीं कहलवाएगा, वो एटम ही रहेगा। तो एटम, तो कंडक्टर के अंदर एटम होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं हुए, आयन होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री हो चुके, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कहीं कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, कोई राइट में जाता है, कोई लेफ्ट में जाता है। तो अगर मैं तुम लोग मुझे यहाँ पे ये पूछोगे कि सर नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, राइट? तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे 0 है, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे तो चार कहाँ रहे? लेफ्ट में। 4 अपवर्ड जा रहे तो 4 डाउनवर्ड आ रहे। एक ही तरीके का चार्ज जो है वो ऑपोजिट में नहीं जाना चाहिए, वो एक ही साइड में जाना चाहिए, एक ही तरीके का चार्ज। तो फिर वहां पे कुछ चार्ज फ्लो हुआ ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई लेफ्ट में आ रहा है, तो नेट फ्लो यहाँ पे 0 हुआ। तो फिर नेट फ्लो ऑफ चार्ज अगर 0 हुआ तो करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अगर फ्लो ऑफ चार्ज 0 है ना, टाइम जो भी रहे, बट फ्लो ऑफ चार्ज अगर 0 है तो करंट भी कितना बनेगा? राइट। तो फिर यहाँ पे टोटल करंट 0 है। बट अगर आपको यहाँ पे टोटल करंट को सेटअप करना है, आप अगर चाहते हो कि यहाँ पे करंट आए,
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे चार्जेस को, एक टाइप के चार्जेस को एक तरफ भेजना पड़ेगा। तो अगर निगेटिव चार्जेस है तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस है तो सारे एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 में से 25 लेफ्ट में गए और 25 राइट में गए, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा चलेगा कि निगेटिव चार्ज लेफ्ट में चला गया और पॉजिटिव चार्ज राइट में चला गया, उसको जीरो नहीं बोलते। ठीक है, क्यों नहीं जीरो बोलते, क्योंकि जो राइट में जा रहा है वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव नहीं है, राइट। ये चलेगा, ठीक है, बट ये नहीं चलेगा कि कुछ 25 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गए क्योंकि उनके पास भी निगेटिव चार्ज है और 25 इलेक्ट्रॉन राइट में गए क्योंकि उनके पास भी निगेटिव चार्ज है। तो एक ही टाइप का चार्ज इक्वल अमाउंट में क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो फिर वो नेट चार्ज को कितना कर देता है, जीरो कर देता है, वो कैंसिल, क्योंकि वो रिपेल करते हैं ना, वो फिर चार्ज फ्लो नहीं होता बेसिकली। तो फिर अगर आपको यहाँ पे चार्ज को फ्लो करवाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस वायर को सेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस वायर को सेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे एक सेल लिया, सेल का एक टर्मिनल बड़ा दिखाते, एक छोटा, बड़ा टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल मतलब, तो फिर अब बात ये समझनी है आपको कि जब आप सेल कनेक्ट करते हो तो उससे होता क्या है। तो सेल जब कनेक्ट करते हैं, अगर आपने सेल कनेक्ट कर दिया तो उसके वजह से क्या होता है, सुन लो। आपको पता है कि सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, मतलब उस तरफ का जो पोटेंशियल है वो हाई है। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो जो साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है वो क्या होती है, बोलो, हाई पोटेंशियल साइड। हाई पोटेंशियल साइड, वायर की या कंडक्टर की जो साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल साइड, और जो साइड निगेटिव से कनेक्टेड रहेगी वो रहेगी लो पोटेंशियल साइड। क्यों ऐसा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पोटेंशियल को कम करता है और पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को बढ़ाता है, ये आपने कैपेसिटर वाले पार्ट में पढ़ा है। इसलिए तो कैपेसिटर का जो प्लेट P2 था उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता था, हम लोग उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करके बैलेंस करते थे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि वहां पे पोटेंशियल बढ़े, क्योंकि पोटेंशियल कम रहेगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा, राइट। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, याद करो कैपेसिटर का वर्किंग। पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा, इसलिए हमने वहां पे प्लेट P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बैलेंस कर दिया था। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर जो वायर की जो साइड या कंडक्टर की जो साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगी उसका पोटेंशियल बढ़ेगा और जो नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगी उसका पोटेंशियल, तो फिर अगर एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा हो गया और दूसरी तरफ पोटेंशियल, तो हम लोग ये बोलेंगे दोनों केसेस में, दोनों साइड में क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इधर 50 वोल्ट है और इधर 2 वोल्ट है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना 48 वोल्ट। बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या कनेक्ट किया, सेल कनेक्ट किया। अगर एक ही दिखता है तो उसको सेल बोलते, और एक से ज्यादा होता है तो उसको बैटरी बोलते। ठीक है, तो ये सेल कनेक्ट किया मैंने। तो सेल अगर कनेक्ट किया, ओके, तो क्या क्रिएट होता है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ वायर या कंडक्टर। तो कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है। अब आगे सुन लो, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया तो आप सब जानते हो कि dv इज पोटेंशियल डिफरेंस, dx इज द डिस्टेंस। सो जहां पोटेंशियल डिफरेंस आया इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। बात अलग है, माइनस से इक्वल होता है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बिटवीन 2 पॉइंट्स, dx वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, dv उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब वहां पे क्या सेटअप हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ वायर, इसका मतलब वहां पे क्या क्रिएट हुई, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग आगे ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में क्या सेटअप हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी मैं बता रहा हूं वो सब बेसिक पार्ट है, मतलब ये आइदर 11 में हो चुका है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस हो चुका है,
राइट। ऐसा नहीं कि चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो गधा ही है और गधा ही बना रहेगा। सो वापस से, सो सेल कनेक्ट किया तो क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या हुआ? करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई उस कंडक्टर के अंदर। अब अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के ऊपर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। तो अब मुझे बताओ, चार्ज के ऊपर फोर्स लगने वाला है, बट हमारे पास दो टाइप के चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज आयन के पास है, नेगेटिव चार्ज। सो अब मुझे बताओ, अब ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव साइड से कहाँ जाएंगे? बट हम लोग बोलते नहीं, मैं ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से कहाँ जाएंगे? बिकॉज वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये लो पोटेंशियल साइड है और ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, उसके वजह से फोर्स एक्ट होगा, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्जेस, और फोर्स एक्ट होने के कारण नेगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल साइड टू हाई पोटेंशियल साइड। लो पोटेंशियल साइड से हाई पोटेंशियल साइड की तरफ चार्जेस जाएंगे। और अगर हम लोग पॉजिटिव चार्जेस के बारे में बात करें, आयंस के बारे में बात करें, राइट, एक्चुअली मेटल में आयंस मूव नहीं होते, मेटल्स में आयंस मूव नहीं होते, ठीक, बहुत कम मूव होते, बट फिर लिक्विड में तो मूव होते हैं ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं वैसे भी, ठीक है। तो आयंस कहां जाएंगे बोलो? पॉजिटिव आयंस कहां से कहां मूव होंगे? मूव्स फ्रॉम, तो ये आयन को तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो वो हाई पोटेंशियल से कहां जाएगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल साइड, हाई पोटेंशियल टू पोटेंशियल साइड। इस तरीके से आयन का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव आयन का। तो फिर नेगेटिव चार्जेस राइट में, सॉरी लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस राइट लेफ्ट से, सॉरी नेगेटिव चार्जेस राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, और पॉजिटिव चार्जेस राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं। तो तुम बोलोगे नेट चार्ज जीरो होगा? नहीं होगा, एक तरीके का चार्ज थोड़ी ना है, वो अलग अलग तरीके का चार्ज है। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा ना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक साइड से कहां जा रहे हैं? अभी दूसरे साइड। नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो कब होता है? जब एक ही तरीके के चार्जेस रैंडमली ओरिएंटेड होते, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन राइट में गए, 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गए, तब नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है। अब अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में जा सकता है क्या? पॉजिटिव से निगेटिव कोई इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि निगेटिव साइड इन निगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो हर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहां जाने वाला है? राइट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उल्टा नहीं जाने वाला, एक ही साइड सारे जाने वाले। तो चार्ज अगर एक ही साइड फ्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो बोलेंगे कि नॉन जीरो बोलेंगे? हाँ, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज अभी जीरो, और अब आएगा उस कंडक्टर में करंट। ओके, सो अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप रहेगा करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट, सर्किट या कंडक्टर। अब उस कंडक्टर में से क्या फ्लो होगा बोलो? करंट फ्लो होगा, राइट। तो इन शॉर्ट, सेल कनेक्ट करने के बाद से करंट फ्लो होने तक इतना सब कुछ होता है, राइट। बट ये बहुत फास्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको इतना सोचते नहीं है, बट प्रोसेस तो यही है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज अब मुझे बताओ, ये तो हुआ एक बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा बेसिक्स और आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखी थी, वो है ईएमएफ, जिसका सिंबल एप्सिलॉन है। तो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। बट नाम में फोर्स है, ये कोई फोर्स नहीं है बेसिकली, मतलब इसका नाम फोर्स है बट वो कोई फोर्स नहीं है। वो बेसिकली क्या है? तो ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल इज द एनर्जी सप्लाइड बाय सेल पर यूनिट
charge. Energy supplied by cell per unit charge, so that charge moves through the circuit. Charge move through the circuit, right? तुम बोलोगे समझा नहीं, आपको बोलना क्या है, समझाता हूं मैं. सो बेसिकली बात ऐसी है, इधर आन दो सब लोग. तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली ओरिएंटेड है. तो इन इलेक्ट्रॉन को आपको नेगेटिव से कहां लेके जाना है? अपने आप तो जाएंगे नहीं, राइट? तो फिर इनको पुश करना पड़ेगा, नेगेटिव से पुश करना पड़ेगा. तो जब हम लोग चार्जेस को पुश करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा. और वैसे भी चार्जेस के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स. आपको याद है कि नहीं? इधर क्या दिख रहा है? देखो, सेल कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुआ, बट क्यों फ्लो हुआ? बिकॉज चार्जेस के ऊपर क्या लगा? और उसके बाद चार्जेस मूव हुए. तो फोर्स लगा के अगर मूव हो रहे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन. तो बेसिकली सेल ने क्या किया है? जरा कंसेप्ट को ज्वाइन करो ना, इसको जरा दिमाग लगाओ ना. सेल कनेक्ट किया तो क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या स्पीड? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण क्या लगा? और फोर्स के कारण चार्जेस मूव हुए. मूव होना मतलब डिस्प्लेसमेंट. तो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ और क्या लगा? फोर्स. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो क्या सेल ने क्या किया? वर्क डन किया. किसके ऊपर? हाँ, तो सेल ने किया वर्क डन. किसके ऊपर? वर्क डन का मतलब ही एनर्जी होता है. वर्क डन किया चार्ज के ऊपर. तो बट वर्क डन करना मतलब एनर्जी सप्लाई करना. सो एनर्जी अपॉन चार्ज. तो जो एनर्जी सप्लाई करी किसको? चार्ज को. किसने किया है सब? सेल ने. क्योंकि सेल कनेक्ट नहीं करते तो ये सारा होता क्या? तो जो वर्क डन किया है चार्ज के ऊपर वो सेल ने किया है. इसलिए एनर्जी अपॉन चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज, ये सब सेल के कारण हो रहा है. तो ये जितना भी आएगा उसको सेल का ईएमएफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं बोलो? ईएमएफ. ईएमएफ ऑफ सेल. मतलब सेल का ईएमएफ ज्यादा रहेगा तो वर्क डन ऑन चार्ज भी ज्यादा रहेगा. मतलब ज्यादा देर तक वो सर्किट काम करेगा. जैसे अगर आप 1.5 वोल्ट का सेल डालते हो, अरे आया नहीं, तो शायद 1.5 वोल्ट का सेल जो है किसी जगह पे, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिक मोटर देखा होगा या इलेक्ट्रिक कार्स होती है ना? तो अगर उन कार्स में अगर आप लोग कम कैपेसिटी के ये डालते हो, सेल डालते हो, राइट, तो शायद वो 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा. बट अगर वहीं पे आप ज्यादा कैपेसिटी का, या फिर आप ईवी ले लो, ईवी वाला एग्जांपल लो, जो ईवी की व्हीकल्स है, तो उनमें अगर एक सेल है तो हर सेल की एक कैपेसिटी होती है ना? बैटरी है ना वहां पे. सेल, बहुत सारे सेल अगर हमने एक साथ ज्वाइन किए तो बैटरी बनती है. तो उसको सेल बोल लो, अभी बैटरी मत बोलो. तो जो सेल है, अगर आपने 30 किलोवाट आवर का डाला तो 300 किलोमीटर की रेंज है. 50 किलोवाट आवर का बैटरी डाला तो शायद 400 किलोमीटर की रेंज है. तो रेंज बढ़ रही, मतलब क्या बढ़ रहा है? एनर्जी. क्योंकि वो कार को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. नहीं समझा? बस वहां पे वो एनर्जी कार को मिल रही है. मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज नहीं, वो एनर्जी पर यूनिट कार है, मान. बराबर है? तो ये जो एनर्जी मिल रही, मतलब ईएमएफ बड़े कैपेसिटी का सेल रहेगा तो वर्क डन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है बोलो? वर्क डन ऑन चार्ज. ईएमएफ का सिंबल जो है वो एप्सिलॉन है. वर्क डन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज या फिर एनर्जी अपॉन चार्ज. तो ये होता है ईएमएफ ऑफ सेल. क्लियर है यहाँ पे? सो वापस से बोलो, क्या कनेक्ट किया हमने सर्किट में? सेल से क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस से क्या सेटअप हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या एक्ट हुआ? और फिर उसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस एक तरफ मूव हुए, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ मूव हुए. नेट फ्लो ऑफ चार्ज हुआ. बेसिकली वर्क डन हुआ चार्ज के ऊपर. और जब चार्जेस मूव होते तो क्या सेटअप होता है? इलेक्ट्रिक करंट. क्या सेटअप होता है? अच्छा, ये सब किसके कारण हुआ? और सेल के पास जो ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ मतलब क्या? सेल ने क्या किया? पर यूनिट
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। क्लियर है क्या? और तुमने अगर एक बात नोटिस करी होगी, तो ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो एक और क्वांटिटी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो फिर आप लोग इसी को आगे चल के क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिख सकते हो? क्योंकि सेल के कारण ही तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो ईएमएफ ऑफ सेल इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एंड इट इज आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ये भी लिख सकते हो। अरे आया ना? कुछ डाउट है? ओके, अब बोल, मुझे पता था। सो डाउट है यहाँ पे? तो तुमको बेसिक पार्ट समझ में आया? अच्छा, एक और छोटा सा बेसिक पार्ट आपको याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब वो निगेटिव से कहां जाने लग गए? बट यहाँ पे जो एटम्स है वो तो बहुत हेवी होते हैं, बीच में जो एटम्स होते हैं वो काफी हेवी होते हैं। तो हेवी एटम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं? तो ये यहाँ पे वाइब्रेट होते हैं। तुम बोलोगे क्यों? तो हीट के कारण, सराउंडिंग में जो हीट है वो हीट जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो इतने हेवी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते, बिकॉज वो हेवी है। तो हेवी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग एनर्जी देते हो तो वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। जिससे वॉल जो है, अगर मान लो कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है तो वॉल वाइब्रेट करती है, पर क्योंकि वो हेवी है। अगर उसके जगह पे कोई पतला सा कोई चीज होता तो वो गिर जाता, नहीं समझा? मतलब मूव करता। बट वॉल हेवी है इसलिए वो क्या करती है? वाइब्रेट होती है। तो वैसे ये जो एटम्स है वो क्या करेंगे? तो फिर जब वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहां जा रहे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड होंगे किसके साथ? राइट। और जहां कोलिजन होता है वहां पे प्रोड्यूस होती है हीट। क्या प्रोड्यूस होती है ना? और फिर वो इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा सा एनर्जी लूज कर देता है। तुम बोलोगे कैसे लूज करता है? तो सोचो जरा, कनेक्शन लगाओ वापस से। इलेक्ट्रॉन अपने आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं क्या? उनके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है, उनको एनर्जी देनी पड़ती है। किस एनर्जी देनी पड़ती है? चार्ज को। कौन देता है एनर्जी? सेल देता है। तो सेल सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, है ना? और बोलेगा जा भाई निगेटिव से कहा। मान लो उसको 5 जूल एनर्जी दी। ये 1 कूलम का चार्ज है, उस 1 कूलम के चार्ज को, मैंने एग्जांपल के लिए 1 कूलम बोल रहा हूं, तो 1 कूलम के चार्ज को हमने 5 जूल एनर्जी दी। अब वो 5 जूल एनर्जी लेके जा रहा था, नहीं समझा? और आके वो कोलाइड हो गया किसके साथ? एटम के साथ। तो जब कोलिजन होगा तो हर कोलिजन में हीट प्रोड्यूस होती है, बट हीट एक एनर्जी है और एनर्जी अचानक से क्रिएट नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो हीट यहाँ पे बनी है वो अचानक से तो क्रिएट नहीं होगी। तो वो जो हीट है वो कहां से आई? मान लो 1 जूल हीट आ गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का 5 जूल एनर्जी था जो उसको किसके कारण मिला था? सेल के कारण। वो 5 जूल में से ही 1 जूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बचा कितना जूल? वो 4 जूल लेके वो जाएगा पॉजिटिव के पास और 4 जूल के लायक काम होगा। कितने कितने जूल के लायक काम होगा? समझा क्या? मतलब तुम बोलोगे समझा, इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा। अरे बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो वो वर्क करता है क्योंकि वो एनर्जी लेके जा रहा है ना। उस एनर्जी का क्या होगा? तो उस एनर्जी से फैन चलेगा, ट्यूबलाइट चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी लेके आ रहा है, जो उसको एनर्जी किससे मिली थी? सेल से। वो एनर्जी जब वो इधर लेके आता है तो उस एनर्जी से आपके इक्विपमेंट चलते हैं। समझे कि नहीं? बट कुछ एनर्जी उसने लूज कर दी है, किसके कारण? कोलिजन के कारण। एटम के साथ जो कोलिजन होते हैं वो अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस कोलिजन के कारण कुछ एनर्जी क्या हुई है? लूज हुई है। तो ये जो एनर्जी लूज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, रेजिस्टेंस, है ना? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो हिंड्रेंस हो रही है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, है ना? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? बोलो, रेजिस्टेंस है फ्लो, सॉरी, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज की फ्लो को जो हिंड्रेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो किसके साथ कोलाइड हो रहे हैं? वो हिंड्रेंस, वो जो रुकावट हो रही है, दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होगा तो फिर कोलिजन हो रहे होंगे, और कोलिजन हो रहे होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट।
तो ड्यू टू विच चार्जेस लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी, चार्ज अपना कुछ एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, एंड दैट एनर्जी appears as heat, और बाद में वही एनर्जी एज अ हीट अपीयर होती है, एज अ हीट सर्किट में, राइट। इसलिए तुम देखोगे तो जब तुम लोग कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन करते हो और थोड़ी देर के बाद उसके बॉडी को हाथ लगाते हो इक्विपमेंट का, वो गर्म होता है, तो उसके एक इस कारण गर्म होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट में उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, तो आपका सेल का एनर्जी खत्म हो रहा है बट काम उतना हो रहा, इसलिए आपके पास ऐसा वायर लेना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस काफी कम हो, राइट, क्लियर है। तो एक और चीज, और एक और बेसिक आपको चाहिए, वो है ओम्स लॉ, कि V इज इक्वल टू IR, जो हम लोग बोलते हैं ना कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो जितना सर्किट का क्या है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है, ये 9th में पढ़ा है आपने, तो करंट इन द सर्किट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये 9th स्टैंडर्ड से, मतलब ये आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड से इतने बेसिक्स आपको पहले से पता होने चाहिए, तो आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अभी अब चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सो वंस अगेन चैप्टर का नाम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में आपको 3 टर्म समझनी है। एक है जंक्शन क्या होता है, दूसरा जो आपको समझना है वो है लूप क्या होता है, और तीसरा आपको समझना है ब्रांच क्या होता है, या इधर सेकंड ब्रांच ले लो और थर्ड लूप ले लो। तो आपको ये 3 टर्म क्लियर करनी है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तभी, अगर ये 3 टर्म क्लियर होगी तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सपोज ये, सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1। आपको पता है रेजिस्टेंस में से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, याद रखना, और वो एनर्जी फिर जब वो एनर्जी कम हो जाएगी उसकी, तो वो एनर्जी दोबारा कौन देगा उसको, सेल। इसलिए सेल की एनर्जी ऐसी बार बार इलेक्ट्रॉन लेते रहता है, इसलिए कुछ दिनों के बाद सेल रिप्लेस करने पड़ते हैं, है ना। एनीवेज, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2, R3 और R4, और इस सर्किट में हमने 2 सेल लगाए हैं। पहले सेल का जो ईएमएफ है वो है ε1, और दूसरे सेल का ईएमएफ है ε2, और ईएमएफ का मतलब वो सेल ने कितनी एनर्जी दी, किसको, चार्ज को, खाली एनर्जी नहीं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ इज नॉट एनर्जी, ईएमएफ इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तुम बोलोगे क्या फर्क है, अरे फर्क है, यूनिट में फर्क है, क्वांटिटी में फर्क है। एनर्जी जूल, चार्ज कूलम, तो जूल पर कूलम ये यूनिट हो जाएगा ईएमएफ का, ठीक है, खाली एनर्जी बोलोगे तो जूल हो जाएगा। ओके, सो दूसरी चीज, अभी आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से शुरू होता है और कहां जाता है, 3 साल से पढ़ रहे हो। सो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा, ये देखो यहां से करंट शुरू होगा, मान लो ये करंट I1 है, तो यहाँ पे करंट आएगा I1, यहाँ पे भी I1, वही करंट आगे फ्लो होगा ना। ओके, सिमिलरली यहां पे आने के बाद, अब I1 करंट यहां पे आने के बाद इस I1 करंट को इसके आगे जाने के लिए कितने वेज है, 2, बट इधर दूसरा भी सेल लगा हुआ है, तो फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल ये, तो फिर यहां से भी कुछ करंट निकलेगा, तो इस करंट को मैं I2 बोल रहा हूं, मान लो,
तो वो करंट यहाँ पे I2 करंट आएगा, वही वो आगे बढ़ेगा। करंट हमेशा कहां से कहा जाता है? पॉजिटिव से, उस सेल के पॉजिटिव से उसी सेल के राइट। तो अब I2 करंट जब यहाँ आएगा तो इधर यहां से I2 करंट आ रहा है, यहां से I1 करंट आ रहा है। तो ये करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आई तो कैंसल आउट होती है, वो तो स्केलर है। एक्चुअली वो टेंसर है, बट तुम ऐसा समझो कि करंट का बिहेवियर स्केलर जैसा है, ऑपोजिट में रहेगा तो भी क्या होता है? ऐड ही होता है। तो यहां से कितना करंट आया? यहां से, तो टोटल करंट इधर कितना बनेगा? बट वो करंट उधर ही थोड़ी रहेगा, वो तो इधर फ्लो होगा ना। तो ये आएगा I1 प्लस I2, मान लो I3, I1 प्लस I2 मतलब I3। तो I3 करंट इस वायर में से फ्लो होगा, यहां वही, यहां पे भी वो I3 करंट आएगा। अब दोबारा जब ये करंट यहां आएगा तो उसके आगे उसको कितनी वेज है जाने के लिए? 2। तो इधर से कितना करंट जाएगा और इधर से कितना करंट जाएगा? जरा बताओ, इधर कितना जाएगा? I2 जाएगा कि I1 जाएगा? क्योंकि निकला I2 था तो उधर पहुंचना भी कितना चाहिए? तो फिर इधर I2 जाएगा, और इधर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कितना निकला था? तो फिर इधर जाना भी कितना चाहिए? तो ये तो हुआ सर्किट का एक्सप्लेनेशन, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जंक्शन कहाँ है, ब्रांच कौन है, लूप कौन है, ये समझते हैं, राइट। जंक्शन का मतलब होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड है। अ पॉइंट वेयर टू or more than 2 conductors are connected। बोलो कितने कंडक्टर्स कनेक्टेड है? 2 या फिर 2 से ज्यादा कंडक्टर जहां पे कनेक्टेड है। कंडक्टर्स मतलब वायर। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन, बराबर है। अब आगे सुनना, ये तो हुई डेफिनेशन, बट अगर जंक्शन को सही में समझना है तो आप ऐसे समझो कि एक ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट जहां से आगे करंट को जाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा रास्ते, ऐसा पॉइंट जहां से आगे जाने के लिए करंट के पास 2 रास्ते, 2 या 2 से ज्यादा रास्ते, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो अब मुझे तो करंट कितना आया तो जंक्शन बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके आगे जाने के लिए एक ही रास्ता है, 2 है क्या? क्या ये जंक्शन हो सकता है? क्या ये जंक्शन हो सकता है? क्या ये जंक्शन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे करंट कितना आया था? I2, रास्ता एक ही है। ये भी जंक्शन, ये जंक्शन है क्या? राइट, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद 2 रास्ते हैं। वो गया नहीं गया वो बात अलग है, बट रास्ते कितने हैं? सो ये हो गया जंक्शन। तो पॉइंट ए इज अ जंक्शन। यहां पे भी करंट कितना आया था? I3। इसके आगे उसको कितने रास्ते हैं? तो फिर वो भी क्या हुआ? तो इस सर्किट में A इज जंक्शन एंड B इज जंक्शन, राइट। सो इन डायग्राम पॉइंट A एंड B आर जंक्शंस। समझा? अब बात करें ब्रांच, ठीक है। क्या होता है ब्रांच? ब्रांच इज द कंडक्टर बिटवीन 2 जंक्शंस, द कंडक्टर बिटवीन 2 जंक्शंस, ठीक है। कंडक्टर बिटवीन, या फिर वायर बिटवीन 2 junction which carries the current। ऐसी वायर जो 2 जंक्शन के बीच का करंट को क्या करती है? कैरी करती है। इट्स कॉल्ड ब्रांच। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रांच बोलते हैं। तो ऐसी वायर जो 2 कंडक्टर के बीच में करंट को कैरी, 2 जंक्शन के बीच में करंट को क्या करती है? कैरी करती है। तो चलो इधर डायग्राम को देखो जरा। तो डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे जंक्शन ए और जंक्शन बी है। तो जंक्शन ए और बी के बीच में जो वायर है ये ए बी है ना, जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ करी है। अरे हाँ या नहीं? तो ये 2 जंक्शन के बीच का वायर है, तो ये क्या हुआ? ब्रांच। क्या हुआ? सो ये हुआ फर्स्ट ब्रांच। बट अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक है आप में, तो एक बात, ये भी तो एक ब्रांच हुआ फिर।
कैसे? ये शुरुआत कहां से हो रहा है? ए से, और खत्म कहां आ रहा है? तो ए एक जंक्शन है, बी भी एक, इस बीच में और कोई जंक्शन है क्या? तो फिर इधर भी करंट जा रहा है, और दो जंक्शन के बीच का वो वायर जिसमें क्या जा रहा है? करंट, वो आपके लिए क्या हुआ? ब्रांच हुआ। तो ये ब्रांच नंबर 2। और सिमिलरली यहाँ पे तीसरा ब्रांच आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो ये आपका थर्ड ब्रांच हुआ कि नहीं? क्योंकि ये भी तो एक वायर ही है कि नहीं? अरे रेजिस्टेंस वगैरह आने दो, बट है तो ये वायर। कहीं और इस इधर यहां से निकलने के बाद ए तक, बी से निकलने के बाद ए तक पहुंचने तक और कोई बीच में आपको जंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये दो जंक्शन के बीच में ये ब्लू कलर का भी वायर है, पिंक कलर का भी वायर है, और ग्रीन कलर का भी वायर है। तो ये भी आपका क्या हुआ बोलो? ब्रांच, जंक्शन हुआ। दो जंक्शन के बीच का वायर, दो जंक्शन के बीच का वायर, दो जंक्शन के बीच का वायर, मतलब क्या? तो कितने ब्रांच है यहाँ पे? ठीक है, तो 1, 2 and 3 are branches in given circuit। ठीक है, तो ये गिवन सर्किट के ब्रांचेस है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं लूप। ठीक है, क्या है लूप? अ क्लोज्ड पार्ट ऑफ सर्किट which carries current। सर्किट का वो क्लोज पार्ट जो करंट वो कर रहा है, कैरी कर रहा है, इट्स कॉल्ड लूप। ठीक है, तो इधर आन दो सब लोग अभी यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये ब्लू कलर वाला पार्ट देखो, ओनली द ब्लू कलर वाला पार्ट, ये क्लोज नहीं है। तो अब ये अभी देखो ये पूरा, बताओ इसको मैं अगर नेमिंग कर दूं, इसको बोल दिया मैंने P, इसको बोल दिया मैंने Q, इसको बोल दिया मैंने R, और इसको बोल दिया S, है ना। तो आप इसको देखो P A B S P, तो ये क्लोज लूप, क्लोज पार्ट ऑफ सर्किट है कि नहीं? सर्किट का पार्ट है, बट क्या है? क्लोज है, राइट। तुम बोलोगे क्लोज क्यों चाहिए? क्लोज इसके लिए चाहिए क्योंकि सर्किट मतलब सर्किट क्रिएट होता है वो। अगर वो तो ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पे वायर ब्रेक करी तो करंट फ्लो होने वाला है क्या? नहीं, राइट। तो लूप का मतलब ये है कि जिसमें करंट, सर्किट सेटअप होता है और करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे पहला लूप हो गया P A B S P, ये फर्स्ट लूप हुआ। दूसरा लूप यहाँ पे हुआ A Q R B A, ये दूसरा लूप हुआ। और एक लूप है P A Q R B S P, बड़ा लूप, राइट। तो यहां तुम्हें समझ में आ रहा है लूप कैसे बनता है? तो सर्किट का अगर आपने क्लोज पार्ट लिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप, बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग करंट। ठीक है, सो यहां पे कितने लूप मिले मुझे? 3। सो P A B S P, कॉमा A Q R B A, उसके बाद P A Q R B S P are loops in given circuit। तो ये गिवन सर्किट के क्या है बोलो? लूप्स है। बोल बाउंसर गया। क्लोज होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि क्लॉकवाइज ही लेना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए, कैसे भी लो, इट डजेंट मैटर, बस वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? तो ये हो गया आपका, कुछ मेन टर्म्स थी जो क्लियर हो गई अभी। जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जिसको आप लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हो और जिसको आप लोग करंट लॉ भी बोल सकते हो।
किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ, तीनों उसी के नाम है। चलो ध्यान दो अभी यहां पे, ओके ध्यान दो यहां पे। ओके सो इस सर्किट में दोबारा से आओ, ये एक जंक्शन है, तो मान लो I1 करंट है 2 एम्पियर, I2 करंट है 3 एम्पियर, कितना 3 एम्पियर, और ये जो I3 करंट है मान लो 6 एम्पियर, ये 2 ये 3 और ये 6 पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो 2 + 3 कितना होगा? और मैंने क्या बोला? और जब 6 एम्पियर करंट अगर इधर आया है, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, अरे है नहीं? और करंट का मतलब चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, तो 1 एम्पियर करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है अचानक से, मतलब यहाँ पे अचानक से 1 एम्पियर के लायक चार्ज भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट अचानक से यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? सो देयरफॉर अगर इधर 3 एम्पियर आया, इधर 2 एम्पियर आया, तो ये कितना होगा? 5 एम्पियर ही होगा, राइट? और आगे सुन लो वंस अगेन, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, राइट? और I3 4 एम्पियर है, पॉसिबल है क्या? ये 2 और ये 3 और ये 4, हाँ? अगर ऐसा हुआ तो उसका मतलब होगा 2 एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर करंट आया, टोटल कितना हुआ? 5 हुआ, अरे आया नहीं? और इधर गया कितना? 4 गया, अरे आया नहीं? इसका मतलब 1 एम्पियर कहां गया फिर? हाँ, 1 एम्पियर करंट कहां गया? तुम में से कोई बोलेगा लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ? वो तो जंक्शन खाली एक वायर है ना, मतलब एक पॉइंट है वो, वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा है क्या? यहाँ पे कोई फैन लगा है, एसी लगा है खाने के लिए, नहीं समझा? अरे खाना मतलब समझता है क्या? क्यों? जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो एनर्जी ले लेता है ना, करंट लेता है, मतलब क्या लेता है? एनर्जी। बट यहाँ पे तो कोई इक्विपमेंट लगा ही नहीं, तो फिर वो एनर्जी लेगा क्या यहाँ से? नहीं लेगा। सो देयरफॉर अगर 2 एम्पियर करंट आया, इधर से 3 आया, तो जाना भी कितना चाहिए? 5 चाहिए। मेरा पॉइंट इतना है कि जंक्शन पे ना करंट प्रोड्यूस होता है, ना जंक्शन पे करंट लॉस होता है, कुछ नहीं हो सकता जंक्शन पे। और करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसी चीज को आप ये बोल सकते हो कि जंक्शन पे ना चार्ज प्रोड्यूस होता है, ना जंक्शन पे चार्ज लूज होता है, राइट? या लॉस होता है। जंक्शन पे एक ही चीज होती है, जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, और फ्लो ऑफ चार्ज उतरे सो टाइम मतलब क्या? करंट। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, जितना करंट आया उतना ही करंट, तो टोटल सम ऑफ, मतलब सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, है ना? जंक्शन पे बस इतना ही होता है, जितने करंट आए उतने करंट जाएंगे, राइट? तो यही चीज मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा देता हूं। देखो सपोज यहाँ पे एक जंक्शन है, मान लो मैंने सर्किट दिखा के जंक्शन ले रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि एज्यूम करो कि पॉइंट O इज अ जंक्शन, और यहाँ पे करंट आ रहा है, लेट्स से करंट I1, करंट आ रहा है सपोज I2, और यहां से आगे उस करंट को कैरी करने के लिए मैं दो तीन और वायर ले रहा हूं, I3, I4 और ये I5। तो मैंने टोटल 3 वायर ली, एक में से करंट गया I3, एक में से I4, एक में से I5, राइट? मान लो I1 करंट 4 एम्पियर है और I2 करंट 6 एम्पियर है, तो 4 + 6 कितना होगा? 10। तो इनकमिंग करंट 10 एम्पियर है, तो आउटगोइंग करंट भी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होने के लिए कोई सेल वगैरह है क्या? कुछ नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट वो एक कनेक्शन है, तो जितने करंट आएंगे उतने करंट जाएंगे। तो फिर वही आपका स्टेटमेंट भी है, राइट? क्या है बोलो? sum of all currents, sum of all incoming and outgoing currents at junction is 0। इधर क्या लिखा है देखो, मैंने इधर देखो, बाद में लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। सम ऑफ ऑल, तुम्हारे बुक में तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इतना डिटेल में भी लिखा होगा, ठीक है? तुम्हारे बुक में तो बस इतना लिखा हुआ है
कि ऑल करंट्स, सम ऑफ ऑल करंट, वो मैंने तुम्हें और डिटेल्ड वर्जन लिखा, वो आगे लिख के दे दूंगा, बट बोलो सम ऑफ ऑल एट इज जीरो। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में नहीं गया, तुम्हारे दिमाग में ये गया है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये तुम्हें समझा है, बट ये क्यों लिखा है ये नहीं समझा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब आगे सुनना, तो सारे करंट का जो सम है वो जंक्शन पे कितना होता है, जीरो। तो मैं आगे लिखूंगा एट ओ तो जंक्शन है ना मेरा, तो समेशन ऑफ, समेशन मतलब बेसिकली एडिशन, एक एक एडिशन। अच्छा, एक एक एडिशन को हम लोग अलजेब्रिक सम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक एक लेके ऐड करना। तो फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ओ या एट जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज व्हाट, जीरो। तो चलो इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला होगा किरचॉफ ने, राइट। बट उसको क्या बोलना चाहिए था, इसके बजाय उसको क्या बोलना चाहिए था, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स, इसको ये बोलना चाहिए था। अरे है नहीं, बट मैं बोलूंगा उसने जो स्टेटमेंट दिया उसका मीनिंग भी यही है, उसने जो स्टेटमेंट दिया उसका मीनिंग भी कैसे यही है, क्योंकि वो बोल रहा है जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट, मतलब जंक्शन पे कोई करंट स्टोर हो रहा है क्या, जंक्शन पे कुछ भी करंट स्टोर, क्योंकि जितना भी आ रहा है वो जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, सेम ही है, ठीक है। ऑल्दो वर्ड सेम नहीं है, बट जो इंडिकेट होता है वो सेम ही होता है। तो दोबारा बोलो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एट इज जीरो, और होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी करंट जंक्शन पे आता है वो जंक्शन पे रुकता है क्या, वो जाता है आगे, नहीं समझा। इसलिए जंक्शन पे करंट कितना स्टोर हुआ, कुछ भी नहीं, जीरो हुआ, समझे कि नहीं। अच्छा आगे सुनना, नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो है साइन कन्वेंशन, आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ या करंट लॉ। तो आपको याद रखना है कि ऑल इनकमिंग करंट आर टेकन एज पॉजिटिव, सारे इनकमिंग करंट को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद ऑल आउटगोइंग करंट आर टेकन एज नेगेटिव। तो इनकमिंग करंट को आपको पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट को आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, किसमें फॉलो करना है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ में। तो चलो ये अप्लाई कर लेते हैं। तो देयरफॉर अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट ओ, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ खाली जंक्शन पे अप्लाई हो सकता है और कहीं नहीं। तो जंक्शन पे अगर मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं, तो मैं इधर देख रहा हूं कि दो करंट आ रहे हैं, तो उनको दोनों को साइन क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव। तो I1 का साइन भी पॉजिटिव, I2 का साइन भी। अच्छा, फिर I3, I4 और I5 ये आउटगोइंग करंट है, तो उनका साइन क्या लूंगा, तो -I3 -I4 और -I5, और इनका सम होता कितना है, जीरो। जंक्शन पे इन सबका सम कितना होता है, बोलो। वापस तुम बोलोगे सम बोला सर ने और माइनस लिखा हुआ है, तो इसलिए तो साइन कन्वेंशन दी है, इनकमिंग करंट का साइन क्या लेना है और आउटगोइंग का नेगेटिव, क्योंकि वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये माइनस साइन जिनका है उनको राइट में भेज दो, तो माइनस साइन जो है वो राइट में चले गए, तो ये I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -I3, तो उधर गया प्लस, और ये I4 -I4 राइट में गया तो प्लस, और ये I5। तो अब मुझे बताओ ये कौन हुआ, ऑल इनकमिंग करंट, और ये क्या हुआ, ऑल आउटगोइंग करंट। दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, राइट। तो यही तो मैं बोल रहा था कि ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट, ठीक है। ये कब, जब सारे करंट का जो समीशन है वो हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे जंक्शन पे। हो गया। अच्छा, दूसरी एक और चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इधर ध्यान दो सब लोग। अभी
एक इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में आएगा कि जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या सिग्निफाई करता है, मतलब यहां से हमें क्या समझ में आता है। तो हमें यहां से ये समझ में आता है कि जितना चार्ज यहां आया, चार्ज क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज करंट आया मतलब चार्ज आया। करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। सो ये देखो चार्ज आया, तो जितना चार्ज यहां पे आया उसमें से कुछ भी चार्ज यहां पे स्टोर या डिस्ट्रॉय हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या है। तो जंक्शन पे ना चार्ज स्टोर हो रहा है ना जंक्शन पे चार्ज लॉस हो रहा है, बराबर है। वो बस एक से एक साइड से आके कहा जा रहा है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, दैट इज चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it is transferred from one part of conductor to the so this is called as conservation of charge। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिग्निफाई करता है, ठीक है। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ signifies conservation of charge as charge can neither be created or destroyed या फिर lost at junction, it flows from one part of conductor to another part of conductor। वन मार्क का क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू, इसके लिए आपको याद रखना चाहिए। हेड आउट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो सपोज यहां से I1 करंट आ रहा है, लेट्स से I1 करंट है 17 एम्पियर है, मान लो 17 एम्पियर करंट आ रहा है, और उसमें से आगे, मतलब मैं डायरेक्टली डायग्राम बना रहा हूं। देखो वहां पे, तो अगर मैं सर्किट को देखूं तो यहां पे इनकमिंग करंट कितना दिख रहा है ओरिजिनली आपको, 17 एम्पियर, राइट। वो करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, इसको मैं पॉइंट ए बोलता हूं। बट पॉइंट ए के आगे दो रास्ते हैं करंट को जाने के लिए, तो वो एक जंक्शन है। क्या है वो, इधर भी मोर देन 2 वायर्स कनेक्टेड है, तो ये भी क्या है, ये और ये भी जंक्शन है, राइट। तो टोटल 3 जंक्शन है, 3 जगह पे आप लोग किरचॉफ का लॉ अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इनकमिंग करंट कितना है, 17 एम्पियर है ना। आउटगोइंग करंट कितना है, 3 एम्पियर, और मतलब I2 और I3। तो I1 इज इनकमिंग करंट, I2 एंड I3 इज आउटगोइंग करंट। तो सीधा लॉजिक लगा दो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। वो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो। तो इनकमिंग करंट है कितना, एट ए इनकमिंग करंट है I1 और आउटगोइंग करंट है I2 और I3। I1 है 17 एम्पियर, I2 है 3 एम्पियर और I3 हमें निकालना है, तो 3 इधर आएगा, 17 माइनस 3, सो ये आएगा 14 एम्पियर। I3 इज 14 एम्पियर, तो ये देयरफॉर 14 एम्पियर करंट यहां आया। अब 14 एम्पियर करंट पॉइंट बी पे आया, बट पॉइंट बी पे और एक करंट आ रहा है, कितना, तो इनकमिंग करंट है कितना पॉइंट बी पे, हाँ बस 14,
क्या गधे हो क्या? ये इधर का नहीं दिखता कि ये भी तो इनकमिंग है कि नहीं है? भगवान ने आंखें और ब्रेन के अलग अलग दी है क्या? सो पॉइंट बी पे इनकमिंग करंट दो दो है, I3 और I4। तो एट बी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन है? I3 प्लस I4 और आउटगोइंग करंट कौन है? I5, राइट? तो इनकमिंग करंट है कितना बोलो? 14। I3 14 है और I4 2, तो I5 कितना हुआ? 16 एम्पियर। तो यहां से आगे कितना जा रहा है बोलो? 16 एम्पियर, राइट? अब वो 16 एम्पियर में से अब अगर आप देखोगे तो पॉइंट सी पे इनकमिंग करंट कौन है? तो एट सी इनकमिंग खाली I5 है और आउटगोइंग जो है I6 और I7 है। तो I5 इज इनकमिंग करंट, तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो विच इज I6 प्लस I7। तो I5 है कितना? 16, I6 9 और I7 चाहिए, तो 9 इधर आएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू I7। कितना है ये? 7 एम्पियर। तो I7 कितना है बोलो? 7 एम्पियर हो गया। सो दिस इज 7 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं है? सो ये तो ओरली भी हो सकता था, बस मैंने स्टेप्स दिखा दिए। ओरली कैसे होगा? कितना करंट आया? I1, वहां से कितना गया? 3, सॉरी 17 आया, 3 गया, बचा कितना? 14। तो यहां तक 14 आया, उस 14 में और कितना ऐड हुआ? 14 प्लस 2 16, फिर 16 आगे बढ़ा, 16 में इस तरफ कितना गया? 16 माइनस 9, तो बचा हुआ इधर जाएगा, राइट? तो ये तो ओरली भी हो सकता था। तो ऐसे इजी से क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में। एक सॉल्व करो तुम लोग, स्टेप लिख के सॉल्व करो। हो गया? इधर एक मिनट है, इधर एक वैल्यू ले लो। अब हुआ बोलो? आ गया? कितना आंसर आया? सो इनकमिंग करंट अगर तुम लोग पहले जंक्शन के नेमिंग कर लोगे, तो यहाँ पे पहला जंक्शन है, यहाँ पे दूसरा जंक्शन है, दो ही जंक्शन है यहाँ पे। तो जंक्शन ए पे 20 एम्पियर करंट आ रहा है और 4 एम्पियर भी आ रहा है। आपने अगर ध्यान दिया होगा ठीक से, तो दो इनकमिंग करंट है, तो टोटल करंट यहाँ पे कितना है? 24 एम्पियर। 24 एम्पियर, 24 में से कितना करंट इधर जा रहा है? 1 एम्पियर, तो बचा कितना? 23 एम्पियर, तो वो इधर जाएगा। 23 में से इधर जा रहा है कितना? बचा कितना? तो वो इधर जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए 21 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से किरचॉफ फर्स्ट लॉ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर इजी से 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ या उसी का दूसरा नाम है वोल्टेज लॉ, राइट। क्या होता है ये लॉ? सो ध्यान दो अभी यहां पे वंस अगेन, ये जो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, वो जैसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जंक्शन के लिए है, वैसे किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो लूप के लिए, क्लोज्ड सर्किट के लिए नहीं। सर्किट देखो, एक सर्किट में एक लूप हो सकता है या एक से ज्यादा लूप हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्किट तो एक ही है बट लूप तो तीन है ना, तो आप लूप मत बोलो, आप क्या बोलो, सॉरी सर्किट मत बोलो, क्या बोलो, लूप। तो किरचॉफ लॉ लूप में अप्लाई होता है। जैसे जंक्शन, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो जंक्शन के लिए अप्लाई होता है, वैसे किरचॉफ का सेकेंड लॉ लूप के लिए अप्लाई होता है। तो क्या लूप, क्या लॉ है, इधर ध्यान दो यहाँ पे। द algebraic sum of all potential difference and EMF in closed loop, किस किस का सम देखो। और ये मैं ऐसा नहीं कि हम लोग इसका डिस्कस नहीं करेंगे, आल्दो बुक में कोई प्रूफ ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट हम डिस्कस करेंगे इसको। पहले मुझे स्टेटमेंट समझाने दो। द अलजेब्रिक सम ऑफ, आपको सम करनी है, किस किस का सम करना है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का और किसका, ईएमएफ्स का। ईएमएफ्स इन क्लोज सर्किट नहीं लिखा मैंने, क्लोज इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। वापस से, एक क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है और जितने भी ईएमएफ्स है उन सब का सम जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड मतलब प्लस, और किसका, एंड सब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी ईएमएफ्स, जितने भी ईएमएफ्स है और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सम लेना, वो हमेशा कितना आता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वर्ड में लिखा है मैंने, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने से अच्छा वी लिख देता हूं। चलो एक मिनट, चलो सब कुछ ही वर्ड में लिखते हैं। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस और ये ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वी है, ईएमएफ का सिंबल एप्सिलॉन है। आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी निकालते आई इंटू आर से। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला तो आप देखो कि रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब बेसिकली रजिस्टर होना चाहिए और उस रजिस्टर में से करंट जाना चाहिए। तो जब भी रजिस्टर में से करंट जाते हुए दिखेगा आप उसको एज अ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ, सपोज ये पहला सर्किट है, ये सॉरी ये पहला रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, राइट। इसमें से I1 करंट जा रहा है, वो उतना ही करंट यहां से भी जाएगा बिकॉज और कोई ब्रांच तो है नहीं। तो फिर रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ I1 R1, इसमें इधर भी करंट जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो ये हुआ I2 R2। तो ये हुआ एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर मान लो इसके आगे ये I1 करंट, एक मिनट, I1 I2 कहां से, सेम करंट ही आगे जाएगा ना। अब वही करंट सपोज आगे बढ़ गया, बट क्या इधर रजिस्टर है, तो रजिस्टर नहीं है बट करंट तो है। बट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चाहिए होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट है बट रेजिस्टेंस, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। मतलब इस वायर में क्या नहीं है, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, वापस से बोलो, रजिस्टर के अक्रॉस या रेजिस्टेंस में से क्या पास हो, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। हाँ, सो IR और ए समीशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। सो ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ हमें ये सजेस्ट करता है कि एक सर्किट, एक क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस जितने भी EMFs है उन सब का समीशन या अलजेब्रिक सम 0 लेना है। क्यों लेना है वो मैं बताऊंगा तुमको, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में
क्रिचॉप के सेकेंड लॉ का साइन कन्वेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट लॉ का साइन कन्वेंशन इतना नहीं पूछा था क्योंकि वो काफी इजी है, इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी लिखना है और ईएमएफ के लिए भी लिखना है, क्योंकि सम आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी लेना है और ईएमएफ का भी लेना है, तो ठीक से ध्यान देना। इफ द डायरेक्शन ऑफ conventional current is same as that of tracing of loop, then potential difference is taken negative, and if direction of conventional current is opposite to that of tracing of loop, then potential difference is positive। स्टेटमेंट शायद समझ में आया होगा, शायद नहीं भी समझ में आया होगा, बट जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ये रट्टा मारने के लायक नहीं। उसके बाद सेकेंड साइन कन्वेंशन, इफ while tracing of loop we move from उनका वर्डिंग थोड़ा अलग है, इफ while tracing of loop मैं सिंपल वर्डिंग दे रहा हूं तुमको। ये वाइस एंड वर्सा समझता है क्या कि लिखूं वापस? नहीं समझता होगा तो लिखता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ को नेगेटिव लेने का, एंड वाइस एंड वर्सा का मतलब है नेगेटिव से तो पॉजिटिव लेने का। अब तुम बोलो किसको पॉजिटिव लेने का किसको नेगेटिव लेने का, वैसे मैंने लिखा है किसको पॉजिटिव लेने का, ईएमएफ को, ठीक है। अच्छा ये अभी मैं रीड नहीं कर रहा हूँ ये, ठीक है, पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ बाद में रीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि रीड करना तो फिर तो रट्टा मारना हो गया, तो चलिए पहले इसको अप्लाई ही करते हैं।
ठीक है, तो एक छोटा सा सर्किट आपके सामने है, दैट इज रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और R5। दो सेल लगे हुए, एक का EMF E1 है और दूसरे का EMF E2 है, या एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है करंट हमेशा कहां से कहा जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव करंट जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो सपोज मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट शुरू हुआ, वो I1 करंट यहां तक आया। ठीक है, अब इधर से क्या होगा, इधर भी तो सेल है, तो वहां के भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वहां के भी पॉजिटिव टर्मिनल से क्या शुरू होगा, करंट I2 करंट शुरू हुआ। तो I2 करंट यहाँ आएगा, तो ये तो जंक्शन है, जंक्शन पे दोनों इनकमिंग करंट है I1 और दोनों ऐड हो जाएंगे और एक नया करंट बनेगा, मान लो I3। तो वो I3 यहां से मूव होगा। अब I3 वापस से यहाँ पे जंक्शन पे आने के बाद स्प्लिट होगा और इस तरफ चला जाएगा, I2 जाएगा। क्यों, क्योंकि निकला तो वहां से I2 था और इस तरफ कितना जाएगा, क्योंकि यहां से निकला भी I1 ही था। यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके से एक सर्किट तुम्हारे सामने रखा हुआ है और इस सर्किट को नेमिंग भी कर देता हूं मैं, चाहिए तो। सो मान लो ये A B C D E और F। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि F और A जंक्शन है, आपको पता है जंक्शन दो ही है, कौन, B और E, जंक्शन दो ही है, ये सिंगल वायर है। ठीक है, बस कॉर्नर दिख रहा है इसलिए नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लूप बन सकते हैं, तो दो तीन लूप बन सकते हैं। तो सपोज मैं सबसे पहले लूप ले रहा हूं, लूप A B E F A। कौन सा लूप लिया बोलो, A B E F A। ठीक है, ये लूप लिया, मैटर नहीं करता आप A F E B A लिया तो भी चलेगा। ठीक है, इक्वेशन वही आएगा, क्लॉकवाइज करो या फाइनल इक्वेशन वही होता है। ठीक है, फाइनल आउटकम वही होता है। चलो शुरू करते हैं। तो अब लूप में किस किस को ऐड करना होता है, तो उस लूप में आने वाले जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है और जितने भी ईएमएफ है उन सबको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले A to B। ठीक है, तो A to B जाएंगे। ध्यान का है, हिस्ट्री का लेक्चर चालू है। सो A से B तक जाएंगे, A से B पर, क्योंकि पहले A to B जा रहे हैं हम। ठीक है, सो A to B जा रहे हैं, तो आपको ढूंढना ये कि क्या A to B कोई सेल है क्या, या सेल नहीं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये ढूंढना रहता है। तो सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे, करंट है ना इधर I1 और कितने रेजिस्टेंस में जा रहा है R1, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ बोलो, जाने वाला करंट और उधर का रेजिस्टेंस I1 इंटू, अरे रेजिस्टेंस में से जितना करंट गया उसको मल्टीप्लाई करने का, वो आता है पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ I1 और सवाल उठता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे। तो मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन ऐसा दिया है कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अगर सेम है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव। और अगर आपके डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेना है। थोड़ा वेक्टर जैसा, वेक्टर मतलब वेक्टर का उल्टा। वेक्टर में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में तो और ऐड होते हैं और अपोजिट में तो, बट इधर उल्टा है, करंट और ट्रेसिंग सेम डायरेक्शन में तो साइन नेगेटिव लेने का, और करंट और ट्रेसिंग एक दूसरे के अपोजिट है तो डायरेक्शन पॉजिटिव लेने का। तो अब बताओ हम लोग जहां कहां से रहे, ए से, और करंट भी कहां से कहां है, तो हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, तो फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा I1 और R1 वो क्या लेना है, नेगेटिव। फिर अभी पूरा ट्रेस हुआ नहीं, A to B हुआ, अभी B to कहां जाएंगे, तो B to E। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, वापस आया पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, I3 इंटू R2, I3 इंटू, बट क्या लेंगे इसको, नेगेटिव लेंगे, बिकॉज हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है,
तो माइनस I3 इंटू R2। फिर हम लोग आए E पे, अभी E से कहां जाना है? F। E से F, अगेन E से F करंट है I1, बट जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ट्रेसिंग हमारा E to F है, डायरेक्शन करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है I1 इंटू, तो वो भी क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है, राइट। एंड फाइनली हम लोग अभी F से कहा जाएंगे? A। इस ब्रांच में करंट तो है बट क्या नहीं है? रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो ईएमएफ तो आएगा ना, बट सेल तो है ना, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों का ऐड करना रहता है। तो फिर कहा अभी ईएमएफ का क्या होगा? तो हम लोग नेगेटिव से कहा जा रहे हैं, तो आखिरी वाला टर्मिनल कौन है? तो जो आपका आखिरी वाला टर्मिनल रहेगा वो आपका साइन रहेगा, याद रखना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आपका ईएमएफ का साइन पॉजिटिव रहेगा, और सबका सम हो गया तो इज इक्वल टू कितना लेंगे? 0। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का पहला लॉ अप्लाई, दूसरा लॉ अप्लाई लूप में। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग यही लॉ अप्लाई करते हैं दूसरे लूप में, लूप में BCDEB, इस लूप में अप्लाई करते, राइट। तो बोलो कहा जा रहे? B2C जा रहे। तो B2C जा रहे तो कोई सेल है? तो ये मैप नहीं है। करंट और रेजिस्टेंस है, तो करंट है I2, रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I2 इंटू R3। सवाल उठता है नेगेटिव की पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं B2C और डायरेक्शन हमारे ट्रेसिंग के तो ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव, सेम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। नहीं समझा? फिर हम लोग जा रहे हैं C2D। तो अब मुझे बताओ सेल का टर्मिनल कौन सा है? और फिर आगे तो एंडिंग वाला टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव है, बिकॉज हम लोग C2D जा रहे हैं, तो फिर नेगेटिव ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव, तो माइनस C2। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कहा जा रहे हैं D2E, तो करंट भी है रेजिस्टेंस भी है, बट हमारे अपोजिट है, क्योंकि हम D2E जा रहे हैं, वो हमारे सामने से आ रहा है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। अरे हाँ या नहीं गधो? पोटेंशियल डिफरेंस। अब वापस अभी कहा जाएंगे E2B, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? सेल नहीं बट पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस है और उसमें से क्या पास हो रहा है? तो पॉजिटिव लूप पोटेंशियल डिफरेंस की नेगेटिव। क्यों? हमारा ट्रेसिंग E2B है और वो हमारे क्या है? तो ये आएगा, बोलो क्या? प्लस I3 इंटू R2, और इज इक्वल टू कितना आएगा? अरे समझा कि नहीं कि बाउंसर है? अब इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अब पहले ये समझते हैं कि अगर आप उल्टा ट्रेस करते तो क्या होता, ठीक है? नहीं, बट उसके पहले ये समझते हैं कि किरचॉफ ने ऐसा क्यों बोला होगा कि जो सम ऑफ ईएमएफ है और सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होता है? बोलो 0। ऐसा उसने क्यों बोला होगा, राइट? तो पहली चीज तो आप एक बात नोटिस करो, अब ये माइनस E2 है ना, उसको उधर भेजा तो क्या आएगा? तो फिर ये आएगा I2 R3 प्लस I2 R5 प्लस I3 R2 इज इक्वल टू कितना आया? E2। अरे नहीं, तो अगर तुम नोटिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सारा क्या आया है? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, एंड ऑल ईएमएफ ऑन टोटल। लूप का टोटल ईएमएफ एक तरफ हो गया है, और लूप का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा इंटेंशन था क्या वैसे? जैसे जंक्शन लॉ में मैं बोलता था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, बट यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बोला था? यहाँ पे तो हमने प्रॉपरली किरचॉफ लॉ अप्लाई किया था। दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ये नेचुरली ऐसा हुआ ना। चलो चेक करते हैं यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है क्या, राइट? तो अब बताओ, मुझे बताओ, यहाँ पे ये सब निगेटिव है, उस तरफ गए तो लेफ्ट में कौन बचेगा? ईएमएफ। ईएमएफ कितना है? E1, और ये राइट में होगा I1 R1 प्लस नहीं समझा? क्लियर है क्या? तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी क्या है? ये भी क्या है? सो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। इस लूप का ये क्या है? और ये उसी लूप का ये क्या है? तो एक लूप का टोटल ईएमएफ ऑन वन साइड, और एक लूप का एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अनदर साइड, राइट? तो यहां से क्या सजेशन हो रहा है? यहां से ये सब सजेशन हो रहा है कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल, यही आ रहा है ना। तो आपको पता नहीं क्या ये सही है करके। ईएमएफ क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे आया नहीं? या एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज, एनर्जी सप्लाइड टू द, और पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा है। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन या ईएमएफ का मतलब है एनर्जी सप्लाई टू द, बट वर्क डन ही तो क्या होता है? हाँ, तो ये दोनों इक्वल होते कि नहीं होते? और वही तो ये लॉ सजेस्ट कर रहा है। अरे नहीं समझा? तो ये सही बोला है किरचॉफ ने, गलत बोला है? क्या सही बोला है बोलो? जितने भी ईएमएफ है और जितने भी, उनका सम कितना होना चाहिए? अगर उनका सम जीरो हुआ, अगर उनका सम क्या हुआ, मतलब टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल, जो आइडियल केस भी है। नहीं समझा? क्लियर है क्या? सो देयरफॉर किरचॉफ का सेकंड लॉ हमारा वेरीफाई हो गया, राइट? किरचॉफ ने ऐसा क्यों बोला था वो वेरीफाई हो गया। क्लियर है क्या? अब हम लोग ये बात करते हैं कि अगर आपने यही लॉ, मतलब लाइक ये जो लूप जो है, वो अगर आपने क्लॉकवाइज ना लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज लिया होता तो क्या होता? तो फिर हम लोग B2E जाते, B2C नहीं, B2E ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होता, तो ये माइनस आता। फिर E2D जाते तो ये भी निगेटिव होता, ये भी निगेटिव होता। D2C जाते तो निगेटिव से कहा जाते, तो ईएमएफ क्या होता? और C2B जाते तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आते? और ईएमएफ क्या आता? और तब भी तुम निगेटिव को उधर भेजते तो क्या होते? तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ होते और ईएमएफ कुछ अलग आता। वही मैं बोल रहा हूं, आउटकम सेम ही रहता। तो तुम लोग क्लॉकवाइज ट्रेस करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करो, इट डजंट मेक इन अ डिफरेंस। बस पूरे लूप में वो लॉ लगा देना। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ। सो वापस से आपको क्या क्या ऐड करना रहता है एक लूप का, बोलो? इन अ लूप जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस जो भी इक्वल टू जीरो लेना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेते हैं? करंट, खाली करंट रहेगा तो लिया जा सकता है क्या पोटेंशियल? करंट के साथ साथ, राइट, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जाएगा तो वहां पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करो। अच्छा, बट पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन क्या होगा? तो अगर आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डायरेक्शन ऑफ और डायरेक्शन ऑफ सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ एक दूसरे के, तो फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। और ईएमएफ के लिए क्या? तो अगर आप निगेटिव टर्मिनल से कहां जा रहे हो तो पॉजिटिव लेने का, और पॉजिटिव टर्मिनल से तो क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे। अभी भी नहीं समझा? तो अब मुझे बताओ ये वाले स्टेटमेंट अभी आपको क्लियर है कि नहीं? देखो, if the direction of conventional current is same as that of tracing of loop, then potential difference is taken as, गलत है, यही तो किया हमने। if direction of conventional current is opposite to that of tracing, tracing के opposite है तो potential difference is taken as, okay, if while tracing a loop we move from positive terminal to, तो निगेटिव में जा रहे हैं तो फिर ईएमएफ भी क्या लेंगे? EMF of cell is taken as negative, जो आखिरी का टर्मिनल है, और फिर उल्टा वाइस एंड वर्सा। तो अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो आपको क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझा? ओके, तो चलो आप लोग अप्लाई करो अभी एक किरचॉफ का लॉ। एक सर्किट देता हूं मैं तुमको।
ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि आपको आई 3 ओम रेजिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 4 ओम और ये भी शायद 4 ओम ही। तो आपको 3 एंड 4 ओम में से कितना करंट पास हो रहा है वो निकालना है। अगर आप देखोगे तो इस 4 ओम से I1 करंट जा रहा है, इस 3 ओम से I2 करंट जा रहा है और इस 4 ओम से I3 करंट जा रहा है। तो बेसिकली आपको I1, I2, I3 तीनों निकालने हैं। तो सर्किट को जरा समझते हैं हम लोग पहले। तो आपको पता है निगेटिव से पॉजिटिव से करंट शुरू होता है। तो करंट यहां से शुरू हो रहा है I3, यहां तक कितना करंट आया I3। अब ये एक जंक्शन है, तो जंक्शन के आगे करंट स्प्लिट हो गया है, I2 और I1 ऐसे दो वैल्यूज में स्प्लिट हो गया वो। फिर वो I1 करंट यहां आया, अरे आया नहीं, और यहां पे भी I1 करंट आया, राइट, क्लियर है क्या? अच्छा, अब ध्यान देना भी यहाँ पे जैसा सिचुएशन दिया हुआ है बुक में एग्जैक्टली वही सिचुएशन लिया मैंने। तो I1 करंट आया यहाँ पे, और इस वैसे भी यहां से करंट कितना निकल रहा है, तो I1 अगर यहां से निकल रहा है तो फिर यहाँ पे पहुंचना भी कितना चाहिए I1, तो सही है, कुछ गलत नहीं है। और जो I2 वैल्यू आई यहां तक, तो यहाँ पे I2 आई, यहाँ पे I1 आया, दोनों ऐड हो गए। तो वो पहले I2 और I1 स्प्लिट हुए थे I3 में से, तो अब दोनों ऐड होके I3 बनेगा, समझा कि नहीं? तो निकला I3 है, पहुंचा भी कितना होगा I3 होगा। तो सही सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या निकालना है, I2, I1 इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले आप ना उसको नेमिंग कर लेते हैं। तो A, B, C, D, E और F। तो मैं एक एक लूप में ना किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं। तो इन लूप A, B, C, F, C, F, A, ये ऊपर का लूप, ये ऊपर का लूप, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले A से कहां जा रहा हूं मैं, B, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कितना होगा, प्लस E1, E1 ना, मतलब 5। आगे B to C करंट है बट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, छोड़ दो। C to F करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस बट सेम डायरेक्शन में, तो माइनस I2 और वो 3, तो 3I2 कर लो उसको, 3 इंटू I2। फिर F2A करंट भी है, I3 और रेजिस्टेंस भी है 4, तो -4I3 और इज इक्वल टू, खत्म हो गया ना, आ गया ना इधर, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अब आगे एक और चीज समझो, यहां से स्टार्टिंग से समझना चाहिए था कि यहां पे करंट कितना आ रहा था I3, और वो स्प्लिट हो रहा है दो वैल्यू में, I2 और, तो ये शुरुआत से ही लिख दो कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये तो स्टार्टिंग में समझ में आना चाहिए था। फिर ये इक्वेशन को मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये 4 I3 के जगह पे I1 प्लस I2, वो तो इधर से दिख रहा है हमें कि I3 इधर आया और स्प्लिट होके I2 और I1 में डिवाइड हो गया। सो फिर ये हो गया 5 माइनस 3I2, -4 अंदर जाएगा तो -4I1, माइनस प्लस माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। इसमें I2 है, इसमें भी I2 है, तो ये आएगा 5 माइनस 7I2 माइनस 4I1, मैं समझा 7 कैसे आया, इज इक्वल टू 0। ये -3 और -4 ऐड हो गए क्योंकि दोनों में I2 था ना, लाइक टर्म है वो। तो ये I1 वाले टर्म, करंट वाले टर्म को राइट में भेज दो क्योंकि उनमें माइनस साइन है उनका। तो -7I2 उधर गया तो क्या होगा, +7I2, और ये -4I2 गया तो क्या होगा, 4I1। तो आप अच्छे से लिख दो इक्वेशन को, 4I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 5। इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो हुआ एक लूप, और उसमें I1 और I2 दोनों अननोन है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते अभी। अब जाओ सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप है, कोई भी लो आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा लेना है ले लो। तो F C D E F, तो F to C जाएंगे तो करंट है, रेजिस्टेंस भी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है बट ऑपोजिट है तो पॉजिटिव, तो ये होगा 3I2। C to D जाएंगे अभी क्योंकि F to C हो गया,
C2D हमारे, हम जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो -I1 और 4I1, फिर D2E जाएंगे तो करंट तो है बट रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो। EMF है निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कितना होगा वो, +10 है ना। और फिर E2F तो कुछ है ही नहीं, करंट है बट रेजिस्टेंस नहीं है, तो टोटल कितना हुआ 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमको -3I2 -4I1 और +10 उधर गया तो क्या होगा -10। तो दो इक्वेशन आ गए आपके पास। अब दोनों इक्वेशन को एक तो आप लोग इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, जो आपके 9-10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और आपको I1 और I2 मिल जाएंगे। और I1 और I2 मिल गए, दोनों इसमें पुटअप कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, I3 मिल जाएगा। अरे समझा कि नहीं, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेता हूं मैं, तो बोलो 3I2, ये -4I1 उधर गया तो क्या होगा, +4I1, -10 +4I1, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो I2 इज इक्वल टू -10 +4I1 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपका I2, है ना। अब इस I2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देना। तो सब्स्टिट्यूट इन 1, सो 1 में पुटअप कर देंगे तो 1 कितना है बोलो, 4I1 7I2, I2 क्या है, कितना है बोलो, -10 +4I1 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दिया। तो आप इस 4I1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आप इसको सॉल्व करो। अभी कैसे सॉल्व होगा ये 3 इंटू 4 कितना होगा, 12I1, ये 1 इंटू 7 कितना होगा, 7, बट ये 7 कहां घुसेगा, अंदर, तो 7 अंदर जाएगा तो 1 इंटू 7 7, 7 इंटू -10 -70, और 7 इंटू 4 कितना हुआ, 28I1, और नीचे 3 1 से कितना हुआ 3, सामने 5, ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 सा 15 हो जाएगा, और ये 12I1 में 28I1 ऐड हो जाएगा, बिकॉज दोनों में I1 है, दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो 12 + 28 कितना हुआ, 40I1 -70, ऐसा होगा। 3 तो उधर गया, -70 उधर गया, तो 40I1 इज इक्वल टू 15 + 70, 40I1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 85। 40 को उधर भेज दो या 5 से कट कर दो, 5 8 सा 40, 5 1 सा 5, 5 7 सा 35, है कि नहीं। तो I1 इज इक्वल टू 17/8, तो 17 से डिवाइड कर दो, सॉरी 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 सा 16, पॉइंट लेंगे 10 हो जाएगा, 8 1 सा 8, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 8 2 सा 16, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, 8 5 सा 40। तो करंट आया तुम्हारा 2.125 एम्पियर। कौन सा आया, कौन सा करंट आया, I1। उस I1 को उठा के पुटअप कर दो I2 में, तो I2 कितना आ जाएगा, I2 आएगा -10 + 4, 2.125 अपॉन 3। तो I2 इज इक्वल टू आएगा -10, 4 अंदर जाएगा, तो ये 4 5 सा 20, 4 2 सा 8, 8 + 2 4 1 सा 4, और ये 5, और 4 2 सा 8, बेसिकली 8.50, मतलब 8.5, और नीचे कितना 3, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, तो 10 में से 8.5 गया तो कितना बचेगा, 1.5 डिवाइड बाई 3, और माइनस, क्योंकि 10 नेगेटिव है ना, बिगर नंबर का साइन लगेगा। और अब 1.5 को आप डिवाइड बाय क्या कर रहे हो, 3, तो ये आएगा 0.5, -0.5 रादर एम्पियर। अब वो -0.5 को उठा के पुटअप कर दो इधर, तो I3 कितना बनेगा, I1 कितना आया बोलो, 2.125 माइनस 0.5, उसके आगे कुछ नहीं तो 0 चिपका दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी आप 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 0, 1 में से 5 जाता नहीं तो 1 कैरी करना पड़ेगा, 1 बोरो करना पड़ेगा, सॉरी, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर कितना 11, 11 में से 5 कितना गया 6, और 1 में से 0 1, तो 1.6, 2 में से 0, 2 थोड़ी ना, 1 तो हमने किया है ना,
किधर किधर किधर? ओके 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 ओके, ये टू टू माइनस जीरो नहीं किया मैंने। 1.625 एम्पियर, ठीक। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके किरचॉफ्स लॉ पे। सो एक होमवर्क करके लाओ आप लोग घर से।